Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग आपके सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस का दिसंबर 24 एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मेरी ये वन शॉट रिवीजन क्लास जो है 1 है, इसके बाद मैं क्लास 2 भी अपलोड करूँगी और दोनों क्लासेस जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनसे आपका मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो हम कवर करवा देंगे। उसके अलावा फिर आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ बच्चों मैं बता दूं कि हम जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आसान भाषा में आपको समझाते हैं और आपको जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी। अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है कि क्या भारत एक बहुल समाज है? क्या भारत में व्याप्त एकता के कुछ बंधनों की आपको चर्चा करनी है। तो आपको बताना है कि जो भारत है वो बहुलतावादी समाज कैसे है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग जो हैं यूनिटी के साथ रहते हैं। या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय समाज में एकता और अनेकता के विविध पहलुओं की आपको चर्चा करनी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी ना किसी तरीके से घुमा फिराकर आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि भारत के अंदर जो यूनिटी है उसके बारे में आपको पूरी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले बच्चों आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि सवाल जो है वह आपसे क्या पूछना चाहता है। तो सवाल पूछना चाहता है कि जो भारत है वहाँ पर विविधता में एकता, यानी कि भारत में विविधता में एकता आपको कैसे दिखाई देती है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन के जिस्ट को समझ लेंगे तो आप इसका आंसर खुद से भी लिख पाएंगे। मैं आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आपको अपने आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि विविधतापूर्ण समाज का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है कि भारत में जो है अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, धर्म और परंपराएं मौजूद हैं, है ना। हम देखते हैं ये कॉमन सी ही चीज़ है जो हम अपने आसपास देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसको हमें किसी बुक से देखने की, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हमने अपने आसपास ही देखा है कि हमारे आसपास अलग अलग कल्चर, भाषा और रिलीजन को जो है मानने वाले जो लोग रहते हैं, पर फिर भी हम क्या रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं पर एकजुट होकर रहते हैं। तो एकजुटता के पीछे के जो कारण है वो आपको बताने हैं। तो जो सबसे पहला कारण बच्चों ये है कि ऐतिहासिक तौर पर जो है हम लोग एक हैं। हम लोगों का जो इतिहास है वो एक ही रहा है। हम सभी ने जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ स्ट्रगल किया है, फिर भी हम एक रहे। तो जो लोगों को एकजुट करता है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे जो नेता थे, उन्होंने देशवासियों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे लीडर्स थे बच्चों, जो भी हमारे नेता थे, उन्होंने सभी लोगों को एकजुट करने में क्या करा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इंपॉर्टेंट एक रोल जो है वो प्ले किया है। सो आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या है फर्स्ट पॉइंट, जिसमें आपको बताना है कि किस प्रकार से हम लोगों की हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ पॉइंट है। इसको आप लोग पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो भी आपको इसके बारे में आता है। फिर दूसरी चीज़ आप बताएंगे कि हम सभी का जो संविधान है वो एक ही है, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इंडिया है उसका एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और सभी धर्मों के लोग, जो जातियों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग उसी संविधान को मानते हैं। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा पॉइंट कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि हम लोग जो है हिंदी भाषी लोग हैं। तो हिंदी जो है एक प्रकार से जो है आपकी राष्ट्रीय भाषा जो बोली समझी जाती है और हिंदी को जो है संवाद एक सामान्य माध्यम है। हिंदी जो है लोगों में आपस में, हिंदी जो भाषा है वो लोगों को आपस में जोड़ती है। तो इट सर्व्स एज अ कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन। तो अलग अलग रीजन के लोग जो होते हैं वो कॉमन भाषा की वजह से एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट कर पाते हैं। फिर हम लोगों का त्यौहार और संस्कृति होती हैं जो कि सब लोग मिलकर मनाते हैं, चाहे क्रिसमस हो, गुरुपूरब हो। हर एक धर्म के जो लोग हैं वो गुरुपूरब में गुरुद्वारे जाते हैं, क्रिसमस में लोग जो है केक काटते हैं। अब ये जो धार्मिक जो आपको दिखता है कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव है बच्चों वो समाप्त हो चुके हैं और क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो एकजुट रहने लगे हैं। तो इंडिया जो है सारे सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल्स को, जो कि फेस्टिवल्स लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी लेकर आते हैं। ठीक है, लोगों को एहसास कराते हैं किस चीज़ का, एकता का। फिर इसी को हम कहते हैं विविधता में एकता, यानी कि अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन्स के जो लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं, दे आर लिविंग टुगेदर पीसफुली। ठीक है, शांति से एक साथ वो रह रहे हैं। यही क्या होता है, विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है। और क्योंकि भारत जो है वह लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र भी एक कारण है देश के अंदर एकता बनाकर रखने का।
तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे सभी को वोट देने का अधिकार है, अपने नेताओं को चुनने का अधिकार है, सभी के वोट की वैल्यू बराबर होती है। तो जो हमारा छठा पॉइंट है वो क्या है कि इंडिया एक क्या है, डेमोक्रेसी है और राष्ट्रीय पहचान का मजबूत एहसास है लोगों के अंदर। तो हम लोग जो हैं अपने देश पर गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे देश की जो है एकता को बनाए रखती हैं, क्योंकि हमारे अंदर है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था और आपको क्या बताना है। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि भारत एक बहुल समाज है, ये बताइए। तो क्या है भारत एक बहुल समाज? तो हम कहेंगे हाँ, एक बहुल समाज है, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग जो धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा और ये सब बोलने वाले लोग रहते हैं। तो भारत एक बहुल समाज है। और एकता क्यों है उन लोगों के बीच में आपस में? तो एकता के कई सारे कारण हो जाते हैं, जैसे कि उनकी हिस्ट्री शेयर्ड है, उन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम एक साथ झेला, फिर हमारा संविधान एक ही है, हमारी भाषा है, हमारे कल्चर जो है हमें जोड़े रखते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र है और हम भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं। तो ये सारे के सारे कारण हैं जो आप इसमें बताएंगे कि भारत की एकता के लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया कैसे भारतीय समाज को प्रभावित करती है, यानी कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चों, अर्बनाइजेशन का मतलब वही होता है शहरीकरण, की जो गांव हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और जो शहर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण दोनों ही भारतीय समाज के विकास और बदलाव के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक बदलावों का भी कारण बन रहे हैं। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से हमें कई सारे जो चेंजेस हैं हमारी कंट्री में वो देखने के लिए मिलते हैं, सोशल चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के बदलाव हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो इसकी वजह से जो लोग हैं उनको नौकरियों के नए नए अवसर प्राप्त होने लग गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट आपको नौकरी के बारे में बताना है कि शहरीकरण की वजह से जो है नई नई नौकरियां जनरेट हो रही हैं, जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिल रहा है और लोग जो है माइग्रेशन कर रहे हैं शहरों की तरफ, यानी कि जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। पारिवारिक संरचना में भी बदलाव हो रहा है। जैसे पहले भारत में हम देखते थे कि जॉइंट फैमिलीज का बहुत ज़्यादा चलन था, तो वो सारी चीज़ें अब खत्म हो गई संयुक्त परिवार की परंपरा ने। अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई। न्यूक्लियर यानी कि आपके एकल परिवार, जैसे मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, ठीक है। और काम के सिलसिले में वो लोग शहरों में अलग रहने लग गए। फिर सामाजिक असमानताएं और विसंगतियां इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आपको पता होगा कि औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जो है असमानता बढ़ रही है, अमीर और जो गरीब होता है उनके बीच का अंतर बढ़ रहा है। शहरों के लोगों की जीवन शैली भी भेदभाव और असमानताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो जब भी हम शहरों की तरफ जाते हैं तो हमें दिखाई देता है अमीर और गरीब के बीच का फर्क। तो समाज में असमानता बढ़ाने में, समाज में डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी बढ़ाने में ये जो आपका शहरीकरण और औद्योगिकरण है इसका एक बहुत बड़ा रोल है। ये सारे पॉइंट्स को आपको विद एग्जांपल्स बच्चों एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ इतना ही लिख कर आ जाएंगे जितना मैंने लिखा है। ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पर एक हिंट्स प्रोवाइड करती हूँ। इन हिंट्स को आपको ध्यान में रखना है और हर एक हिंट को आपको ओवर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपने क्लास 12 तक पढ़ाई की है और आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता है और आप अपने आसपास भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि इनकी वजह से सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव भी हो रहे हैं। तो शहरों में जो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं उनका हम मिला जुला प्रभाव देखते हैं। देखा होगा आपने कि अब शहरों में अगर कोई मतलब नॉर्मल फेस्टिवल किसी रीजन में मनाया जाता था तो शहर में रहकर हर कोई वो फेस्टिवल मनाने लग गया। जैसे कि अगर आप क्या देख सकते हैं कि जो छठ पूजा है, अब जो नॉन बिहारीज होते हैं दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग छठ पूजा या फिर करवा चौथ जो है। तो हम क्या देखते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव आ रहे हैं। जो धर्म है, धर्म में परिवर्तन लोग कर लेते हैं। अगर उन्हें दूसरे का धर्म अच्छा लगता है या दूसरे के धर्म में जो चल रही चीज़ें होती हैं उन्हें अडेप्ट कर लेते हैं। तो कल्चरल और सोशल चेंजेस शहरीकरण की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा बच्चों, यहाँ पर जो मुद्दा आपको ज़रूर लिखना है, जिसको आपको नहीं छोड़ना, वो ये है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जो पर्यावरण है उस पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज है और रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। फिर शहरी जीवन की चुनौतियाँ। तो शहरों में रहने के दौरान लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि आवास की कमी, ट्रैफिक, पानी की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। ये सारी चीज़ें भी हैं जो अर्बन लाइफ के अंदर लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो एक बार हम फटाफट से रिवीजन करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स, क्या क्या हमें पॉइंट्स लिखने हैं।
तो यहाँ पर बच्चों आपको ये बताना था क्वेश्चन के अंदर कि जो नए नए शहर और जो नई नई इंडस्ट्रीज आज लग रही हैं, उन इंडस्ट्रीज की वजह से जो भारत है, भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत के समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो एक कॉमन सेंस की बात यह है कि जब नई नई इंडस्ट्रीज लगेंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि नौकरियां जनरेट होंगी। जब नौकरियां जनरेट होंगी तो फिर लोग माइग्रेट करना शुरू करेंगे, और जब लोग माइग्रेट करेंगे तो पारिवारिक संरचना में बदलाव होगा, लोग गांव से छोड़कर शहरों में आएंगे तो एकल परिवार हो जाएंगे। जब एकल परिवार हो जाएंगे बच्चों, तो समाज में कहीं ना कहीं हमें इनइक्वालिटीज भी देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि कुछ भी बैकग्राउंड में लोगों के पास सपोर्ट नहीं होता। लोग गांव से शहरों में आ जाते हैं, गांव में जो लोग अच्छा खासा अपनी खेती बाड़ी से खा रहे होते थे वो भी उनका खत्म हो जाता है। तो समाज में हमें देखने के लिए मिलती है इनइक्वालिटीज जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर यहीं से आते हैं कल्चरल और सोशल चेंजेस होने लग जाते हैं। अब जब इतना सभी हो रहा है, लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं, तो यहाँ पर ये सब होने की वजह से जो हमारा पर्यावरण है उस पर एक बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि जो भी हमारे संसाधन हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। शहरों में पानी की समस्या, हवा की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉल्यूशन होगा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। तो चैलेंजेस हैं ये सारे अर्बन लाइफ को, जो कि झेलने पड़ते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो घर नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, पानी का इशू है, ये सारी चीज़ें लोग फेस करते हैं। इसके अंदर आप और भी पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर एनीथिंग एल्स तो आप उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ ये बता देती हूँ बच्चों की, एग्जाम्पल्स ऐड करना, एग्जाम्पल्स ज़रूर ऐड करना। और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं लास्ट में, आप लोगों को निष्कर्ष यानी कि आपको कंक्लूजन अपने आप से बनाना है इन हर एक का। कंक्लूजन आप सभी समझते ही होंगे कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है, भले ही भारतीय समाज को बहुत अच्छे प्रकार से नौकरियों के अवसर दे रही है, और लेकिन कहीं ना कहीं हम इसके नकारात्मक प्रभाव यानी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देख पा रहे हैं, जैसे कि ये समाज में असमानता लेकर आ रही है और पर्यावरण को खराब कर रही है। तो निष्कर्ष में आप थोड़ा सा पॉजिटिव भी बताएंगे और थोड़ा सा नेगेटिव भी बताएंगे, और निष्कर्ष आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में निष्कर्ष जरूर लिखकर आइएगा। ओके। फिर आपको कास्ट के बारे में बताना है, जाति। भारत के, अगर आप भारत के निवासी हो तो जाति के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और जाति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आप बहुत अच्छे प्रकार से बच्चों समझते होंगे। ये कॉमन सी ही बात है कि जो जाति है वो समाज को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाति की परिभाषा देनी है, तो आप क्या बताएंगे कि जाति जो है भारतीय समाज में सामाजिक वर्गीकरण का एक रूप है। क्या है जाति? जाति क्या है बच्चों? सामाजिक वर्गीकरण। ठीक है, सामाजिक वर्गीकरण का एक रूप है जिसमें जो लोग हैं जन्म, पेशा और परंपराओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांट दिए जाते हैं। यानी कि हमें जो लोग हैं उनकी विभिन्न क्या देखने के लिए मिलती हैं? श्रेणियां देखने के लिए मिलती हैं। और भारत की जो जाति व्यवस्था है वह बहुत पुरानी है और सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। जाति के आधार पर लोगों के अधिकार, कर्तव्य और समाज में उनका स्थान जो है निर्धारित होता है। तो जाति ही है जो बताती है कि आपका समाज में स्थान क्या है। बताती है नहीं, बताती थी। ठीक है, क्योंकि ये पहले ज़्यादा मतलब पॉपुलर था ये सारी चीज़ें। तो कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी वेयर पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, उनके जन्म के आधार पर, उनके काम के आधार पर, उनके ट्रेडिशन के आधार पर। और जो कास्ट सिस्टम है वो एंशिएंट रहा है इंडिया में, पुराने समय से ही है, और कास्ट के हिसाब से लोगों के राइट्स और ड्यूटीज जो है वो निर्धारित किए जाते थे। अब समाज में जो इसका प्रभाव है, समाज में इसका प्रभाव है, तो उसके बारे में आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं बच्चों जो आप लिखेंगे अपने आंसर में। सबसे पहले आप बताएंगे कि ये सामाजिक असमानता लेकर आता है, यानी कि सोशल इनइक्वालिटी लेकर आती है। जो कि हाई कास्ट के जो लोग होते हैं, ऊंची जाति के जो लोग होते हैं, उन्हें समाज में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, जबकि जो नीची जात के जो लोग होते हैं उन्हें ह्यूमिलेशन और डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता था। जिन्हें लोग पहले दलित कहा करते थे, उन्हें अनटचेबल्स, उन्हें रिलीजियस प्लेसेस में जाने की आज़ादी भी नहीं हुआ करती थी। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी बात है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो पुराने समय में जो दलित थे, या फिर जिन्हें हम लोग कहते हैं अछूत जिन्हें कहा जाता था, ठीक है, उन लोगों के साथ कौन कौन से भेदभाव उन लोगों को सहने पड़ते थे, वो सारे के सारे भेदभाव आप अपने फर्स्ट पॉइंट में बताएंगे। फिर दूसरे पॉइंट में आप बताएंगे रोजगार और शिक्षा के बारे में। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो उच्च जाति के लोग होते थे उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाती थी, और वहीं जो नीची जाति के लोग होते थे उन्हें शिक्षा और रोजगार इतने अच्छे अवसर उसके नहीं मिलते थे। फिर हमने क्या देखा कि जब राजनीति में जब हमारा संविधान बना तो वहां पर हमने इन लोगों के उत्थान के लिए सरकार ने इन्हें क्या दे दिया,
आरक्षण दे दिया। तो जाति का प्रभाव राजनीति में भी हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। कैसे देखते हैं? रिजर्वेशन के तौर पर हम देखते हैं कि जो कास्ट है वो इंडिया की पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करती है, रिजर्वेशन के द्वारा इफेक्ट करती है। फिर विवाह में, आपको विवाह का तो पता ही है, तो जाति प्रथा में जो का प्रभाव विवाह और सामाजिक संबंधों में भी देखने के लिए मिलता है। जो लोग हैं वो जाति के बाहर विवाह नहीं करना चाहते। तो द कास्ट सिस्टम ऑल्सो अफेक्ट मैरिज एंड सोशल रिलेशन। ट्रेडिशनली पीपल मैरिड विद इन देयर ओन कास्ट एंड मैरिंग आउटसाइड वॉज कंसिडर्ड कॉन्ट्रोवर्शियल। तो विवादास्पद हो जाता था अगर बाहर शादी कर ली जाती के। और सामाजिक सुधार आंदोलनों में इसका, अगर ये जो जाति भेदभाव नहीं होता तो समाज में सुधार जो आंदोलन चले थे वो भी नहीं चलते। तो भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ कई सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव भी किए थे। फिर आपको सामाजिक आंदोलनों के बारे में बताना है। ये भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो, सामाजिक आंदोलन क्यों आते हैं? जब भी कोई समाज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, यानी कि हम उसे कह सकते हैं सामाजिक असमानता देखने के लिए मिलती है, या समाज में कोई क्रूरता देखने के लिए मिलती है, तो सामाजिक आंदोलनों का उदय होता है। आपको भारत के दलित आंदोलनों के बारे में यहाँ पर बच्चों चर्चा करनी है। तो सामाजिक आंदोलन वो वह क्रियाएं और पहलें होती हैं जो समाज के किसी विशेष मुद्दे या समस्याओं के समाधान के लिए जन जागरूकता बढ़ाने, बदलाव लाने और असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से की जाती हैं। तो यहाँ पर इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य सामाजिक आंदोलनों का क्या है बच्चों? जागरूकता को बढ़ाना, यानी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाना, ठीक है। फिर दूसरा, चेंज लेकर आना, यानी कि बदलाव लेकर आना। और तीसरा, इनइक्वालिटी को दूर करना, यानी कि असमानता को दूर करना। इन सामाजिक आंदोलनों के उद्देश्य होते हैं। सामाजिक आंदोलनों के द्वारा समाज में सुधार और प्रगति के लिए आवाज उठाई जाती है। ये आंदोलन राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए होते हैं और अक्सर एक विस्तृत सामाजिक दृष्टिकोण को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो एक बेसिक सी बात यही है कि जब आंदोलन होता है तो उसका उद्देश्य ही क्या रहता है? परिवर्तन लेकर आना रहता है। तो सोशल मूवमेंट्स में एक्शंस एंड इनिशिएटिव्स होते हैं ताकि अवेयरनेस लोगों में जगाई जा सके, लोग अपनी आवाज़ को उठा सके और पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो है मतलब चेंजेस लेकर आ सके। तो भारत में दलित आंदोलन, जातिवाद। अब दलित आंदोलन की प्रकृति आपको बतानी है, तो आपको बताना है कि भारत के जो दलित आंदोलन है वो जातिवाद, सामाजिक असमानता के खिलाफ थे, क्योंकि दलितों के साथ जो भी पुराने समय पर उन्हें भेदभाव और अत्याचार सहने पड़ते थे, जिसका वो शिकार थे भेदभाव और अत्याचार का, उसको समाप्त करने के लिए ही ये आंदोलन चलाए गए थे। फिर नेचर बताना है दलित मूवमेंट का, सॉरी नेचर ही हम डिस्कस कर रहे थे ना, प्रकृति यानी कि इसका नेचर। तो दलित कम्युनिटी, जिसे पहले अनटचेबल्स कहा जाता था, द गोल ऑफ दिस मूवमेंट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द दलित। तो यहाँ पर जो इनका गोल रहता है स्टूडेंट्स, वो क्या रहता है? दलित जो लोग हैं उनके राइट्स, उनके अधिकारों के लिए बात करना और उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि उन्हें भी समान अवसर मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ये ज़्यादा इतना ईजी है ना, मतलब कि आप लोग आराम से ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, आंसर राइटिंग में करते वक्त आपको ध्यान रखनी है चीज़ें कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। फिर आपको दलितों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष है वो बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो दलित आंदोलन है इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? समान अधिकार और समान अवसर दिलाना। क्या था इनका मुख्य उद्देश्य? इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अब जो बाबा साहेब थे उन्होंने दलितों के जो अधिकार थे उनकी रक्षा के लिए प्रावधान करवाया आरक्षण का, कि रिजर्वेशन दीजिए इन्हें ताकि ये लोग जो हैं इनको भी समान अवसर मिल सकें, समानता समाज में आ सके। जो पुराने समय में ये लोग जिस चीज़ का भी शिकार रहे हैं वो चीज़ जो है उसकी वजह से ये लोग पीछे हैं, तो इनकी हेल्प हो सके। फिर जातिवाद के खिलाफ आंदोलन। तो दलितों के खिलाफ जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आंदोलन ने भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे कि महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन कहा और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, और उन्होंने अछूत शब्द के खिलाफ आंदोलन किया और दलितों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। तो यहाँ पर बस यही है कि दलितों को क्या करना था, यहाँ पर मुख्य धारा में लेकर आना था, ठीक है, उन्हें मेन स्ट्रीम के साथ क्या करना था? जोड़ना था। गांधी जी ने उन्हें हरिजन कहा, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा। फिर दलित महिला सशक्तिकरण भी है। अब क्योंकि महिलाओं को तो वैसे ही शोषण करना मतलब शोषण का सामना करना पड़ता था, एक तो महिला और ऊपर से दलित,
तो यहाँ पर उन्हें क्या रहता था, डबल शोषण का सामना करना पड़ता था। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ थी, दुगना शोषण जो है वे झेला करती थी। तो दलित महिला आंदोलनों ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और समाज में उनकी स्थिति सुधारने के लिए काम किया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों सेक्युलरिज्म के बारे में, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं कि एम्पावरमेंट कैसे हुआ। तो स्पेसिफिक मूवमेंट्स चलाए गए दलित वुमेन्स के लिए, क्योंकि वो डबल ऑपरेशन झेला करती थी। पहली चीज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, और दूसरा जेंडर बायस की वजह से। तो जाति की वजह से भी और जो लिंग होता है उसकी वजह से भी वो डबल डिस्क्रिमिनेशन झेलती थी। और वुमेन के जो मूवमेंट्स हैं उन्होंने वुमेन्स के राइट्स के लिए अवेयरनेस उठाई और उनका जो स्टेटस है वुमेन का सोसाइटी में उसको परिवर्तित करने के लिए जो है काम किया। ठीक है, तो ये सारा है, आपको सारे ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सोशल मूवमेंट क्या होता है, फिर इंडिया में दलित जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, और भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी समाज की धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार से अलग है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, इसको आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, ये है इसका मतलब। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत, यह क्या है, यह एक सिद्धांत है जिसमें राज्य का कोई धार्मिक पक्ष नहीं होता और सभी धर्मों के प्रति जो है राज्य का दृष्टिकोण समान होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी विशेष धर्म से ना तो कोई राज्य को समर्थन मिलना चाहिए और ना ही उसे किसी धर्म के खिलाफ कोई भेदभाव करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सभी धर्मों को सम्मान देना और समाज में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना होता है। तो धर्मनिरपेक्षता में हमें बच्चों क्या मिलती है, हमें मिलती है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजन जो है, हमें रिलीजियस फ्रीडम मिलती है समाज के अंदर। सेक्युलरिज्म इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, और ये एक प्रकार का प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही किसी दूसरे धर्म में जो है किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलेगा। अब हमें अंतर बताने हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता बल्कि सभी धर्मों के प्रति वो सम्मान और आदर दिखाता है। और हमारे संविधान में ये लिखा है कि राज्य तटस्थ रहेगा, किसी भी धर्म की तरफ नहीं जाएगा। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य था कि सभी धर्मों को एक समान स्थान देना है, साथ ही धार्मिक विविधताओं को भी स्वीकार करना है, यानी कि सभी धर्मों को समान मानना है। और हमें क्या करना है कि हमारे देश में जो धार्मिक विविधताएं हैं उनको भी हमें बनाकर रखना है। हमें सबको ये नहीं बोल देना कि तुम सभी हिंदू बन जाओ या तुम सभी मुस्लिम बन जाओ। जिसका जो धर्म है, चाहे वो बुद्धिज्म हो चाहे वो जैनिज्म हो, वो किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है दैट स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, ठीक है, और हर एक रिलीजन को इक्वल ऑनर जो है स्टेट हमारा देगा और एक्सेप्ट करेगा और प्रमोट करेगा रीजनल डाइवर्सिटी को। इसके बाद पश्चिमी समाज की धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो जब हम देखते हैं पश्चिमी समाज में जिसमें आपका यूरोप आता है, अमेरिका आता है, तो वहाँ पर जो आपका सेकुलरिज्म है उसका मतलब क्या होता है कि राज्य और धर्म के बीच एक प्रकार का स्पष्ट भेद होना चाहिए। पश्चिम समाज में धर्म को व्यक्तिगत मामला माना जाता है और राज्य धर्म से पूरी तरह से अलग रखने का प्रयास वहाँ पर किया जाता है। और वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य यह होता है कि राज्य धार्मिक संस्थाओं से क्या रहे, स्वतंत्र रहे और नागरिक को उनके विश्वासों के आधार पर भेदभाव किए बिना समान अधिकार मिले। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम कभी कभी इंडिया में देखते हैं कि अगर धर्म में किसी प्रकार की कुरीतियाँ होती हैं तो जो है राज्य जो होता है वो धर्म के अंदर इंटरफेयर कर लेता है ना। जैसे कि पुराने टाइम पर अगर हम बात करें सती प्रथा को बैन करने की या बाल विवाह की, तो वो लोग कह सकते थे कि ये हमारा धार्मिक मामला है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं रही। तो इंडिया में हम देखते हैं कि कुछ मुद्दों पर कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जहाँ पर जो राज्य है वो धर्म में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करता है। चाहे आप 3 तलाक का मामला देख लो तो वो भी क्या है, धर्म में हस्तक्षेप है राज्य का। फिर धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक विविधता, तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो है
धार्मिक विविधता को भी बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है। इस प्रकार भारत की धर्मनिरपेक्षता में धर्म के बीच समानता और सह अस्तित्व की भावना हमें देखने के लिए मिलती है। तो भारत, और ये निष्कर्ष है, यहाँ पर आप लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि भारत और पश्चिमी समाज में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में अंतर है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना और सभी धर्मों को समान अवसर देना है। ठीक है, तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है बच्चों, वो रिलीजियस डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रह सकते हैं। भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता का सिर्फ यही मतलब है, जबकि पश्चिम में क्या होता है कि राज्य और धर्म के बीच कुछ ज्यादा ही स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, तो द मेन गोल ऑफ सेकुलरिज्म इज टू मेंटेन अ क्लियर सेपरेशन हमें देखने के लिए मिलता है, जबकि हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म जो है वो रिलीजियस डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है और सभी धर्मों को क्या करता है, इक्वल रिस्पेक्ट देता है। तो ये दो पॉइंट्स जो यहाँ पर मैंने मार्क किए हैं, ये वाला और ये वाला, आपको लिख कर आने हैं। ये इनके बीच का मेजर डिफरेंस है। उसके बाद बच्चों मैं आपको इसके पीडीएफ बता देती हूँ कि आप इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उस चीज़ को समझने के लिए पीडीएफ में से अपने आप ही रीड कर सकते हैं, क्योंकि जो नोट्स हैं वो बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में है, बोल चाल की भाषा में है, जो आप सभी को समझ आ सकता है, केवल पढ़ने की देर है। तो आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे हमारी वेबसाइट hindustannowledge.com से। ठीक है, hindustannowledge.com से आप लोग डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये आपका बीए जनरल का प्रोग्राम है, तो आप वहाँ पर इसी प्रोग्राम को सर्च करेंगे और आपको ये इजीली मिल जाएगा। आपको एक आर्टिकल मिलेगा इसी का, BSOC 132 का आर्टिकल मिलेगा। उस आर्टिकल के अंदर आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दो पीडीएफ के ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्लास 1 और क्लास 2 दोनों हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। और बच्चों मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके किसी भी एग्जाम की लाइव क्लास होगी, आपको पीडीएफ के डायरेक्ट लिंक चाहिए तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप चैनल को। और इसकी ये क्लास 1 है, क्लास 2 भी देखिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।